नमस्कार। आज हम समय में ना हजारों साल पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की खोज में जो आज के भारत और पाकिस्तान की जमीन के नीचे मिली। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसे। और ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी, मतलब अपने समय से बहुत आगे एक कमाल की शहरी संस्कृति। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो पुरातत्वविदों की सालों की मेहनत है। खुदाई से निकली ईंटें, बर्तन, मोहरें, क्या कुछ नहीं मिला, औजार, कंकाल तक। हाँ। ये चीजें ही उस जमाने की कहानी बताती हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन सभ्यता आज हमें क्या सिखा सकती है या क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, पुरातत्व का यही तो जादू है। वो बेजान चीजों से गुजरे हुए वक्त के आप कह सकते हैं धड़कनें सुना देता है। हड़प्पा के खंडहरों ने तो जैसे एक पूरी गुमशुदा दुनिया ही हमारे सामने ला खड़ी कर दी। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी सभ्यता की कुछ सबसे चौंकाने वाली और दिलचस्प बातें समझें। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो ये कि पता कैसे चला इसका, मतलब ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी आहट तो काफी पहले मिलने लगी थी। मतलब समझिए 19वीं सदी में 1826 में कोई चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने हड़प्पा के टीलों का जिक्र किया था। फिर वो जो 1856 में कराची लाहौर रेल लाइन बन रही थी। हाँ हाँ, सुना है। इंजीनियरों ने ईंटें इस्तेमाल कर ली थी। जी, जॉन और विलियम ब्रंटन। उन्हें खुदाई में पुरानी पकी ईंटें मिली और उन्होंने सोचा बढ़िया है, पटरी बिछाने के काम आ जाएंगी। सोचिए जरा, कितने सबूत यूं ही खत्म हो गए होंगे। कनिंगम को भी कुछ मुहरें मिली थीं बाद में, लेकिन वो उसका पूरा मतलब समझ नहीं पाए उस वक्त। तो असली ब्रेक थ्रू मिला 20वीं सदी में। 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा, और 1922 राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। ये दो नाम तो मतलब इतिहास में अमर हो गए। बिल्कुल। और खिने सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, उसी ने दुनिया को ठीक से बताया कि भाई भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी एक महान सभ्यता थी। और हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहली साइट थी जहां इस कल्चर की पहचान हुई। और इसका फैलाव कितना बड़ा इलाका था ये? रंगनाथाव का अनुमान है शायद पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100। हाँ, मतलब उत्तर में जम्मू के पास मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका-गेंडोर से पूर्व में यूपी में आलमगीरपुर तक। बाप रे। कुल एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वो भी एक ट्रायंगल जैसी शेप में। ये उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो भी उनसे बड़ा इलाका था। ये स्केल ही अपने आप में हैरान करता है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां भी कहते हैं शायद। दूरी भी काफी है दोनों में। जी, करीब 670 किलोमीटर। हाँ, उन्हें अक्सर जुड़वा राजधानियां कह दिया जाता है। वाकई इतना बड़ा फैलाव। अच्छा, अब जरा इन शहरों के अंदर चलते हैं। ये जो कहते हैं कि ये प्लान्ड सिटीज थे, मतलब बाकायदा योजना बनाकर बसाए गए शहर, ये चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ज्यादातर शहरों में दो हिस्से मिलते हैं। एक ऊंचा छोटा हिस्सा जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहते हैं, शायद वहां शासक वर्ग रहता होगा या बड़ी सार्वजनिक इमारतें होंगी। और दूसरा बड़ा निचला रिहायशी इलाका आम लोगों के लिए। और सड़कें, वो ग्रिड पैटर्न वाली बात, एकदम सीधी सड़कें जो समकोण पर काटती थीं। बिल्कुल, ग्रिड पैटर्न, कुछ लोग इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस जैसा भी कहते हैं। मुख्य सड़कें तो काफी चौड़ी थीं। मोहनजोदड़ो में तो एक सड़क 9 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी मिली है, उसे राजपथ कहा गया है। सोचिए उस जमाने में। लेकिन जो चीज शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली। अद्भुत। वो तो मतलब आज के शहरों के लिए भी एक सबक है। लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था। कई घरों में तो कुएं भी थे। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से गली की मुख्य नाली में जाता था। ढकी हुई नालियां? हाँ, और फिर वो शहर से बाहर। और नालियां भी पक्की ईंटों की बनी थीं, ऊपर से ढकी हुई, और सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी थे। कमाल है। ये दिखाता है कि वो लोग सफाई और स्वास्थ्य को कितना ज्यादा महत्व देते थे हजारों साल पहले। सच में कमाल है। अच्छा, और वो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, वो क्या था? कोई स्विमिंग पूल टाइप? हाँ, स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा पक्का तालाब था, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। उसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां भी थीं, आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरे भी थे। अच्छा। और पानी लीक ना हो इसके लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था।
लगता है कि ये किसी खास धार्मिक स्नान या किसी रस्म के लिए इस्तेमाल होता होगा। इंजीनियरिंग तो जबरदस्त है। और वो बड़े बड़े अन्न भंडार, ग्रेनरीज। जी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह विशाल अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में तो 2 कतारों में बने 6-6 कमरों वाले अन्न भंडार हैं। इनके पास शायद नदी के रास्ते अनाज लाने का इंतजाम भी था। अंदाजा यही है कि ये सरकारी भंडार थे, मतलब टैक्स वगैरह में जो अनाज आता था वो यहाँ जमा होता होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जैसे अकाल वगैरह में काम आ सके। ये उनके संगठित एडमिनिस्ट्रेशन का सबूत है। तो ये तो हुई शहर के बनावट की बात। अब ये देखते हैं कि इन इतने व्यवस्थित शहरों में लोग रहते कैसे थे, सामाजिक जीवन कैसा था। मैंने सुना है खुदाई में औरतों की मूर्तियां बहुत मिली हैं, तो क्या ये माना जाता है कि समाज मातृसत्तात्मक था? ये एक दिलचस्प सवाल है और इस पर विद्वानों में काफी बहस भी है। देखिए, नारी मूर्तियों का ज्यादा मिलना ये तो पक्का इशारा करता है कि शायद मातृ देवी की पूजा होती थी या समाज में महिलाओं का महत्व था। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर पूरे समाज को मातृसत्तात्मक कह देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये जरूर लगता है कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे शासक वर्ग होगा, पुरोहित होंगे, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर। और ये भी कहते हैं कि बड़े शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि हथियार ज्यादा नहीं मिले। जी, ये बात सही है। हथियारों के अवशेष काफी कम हैं, तो हाँ, अंदाजा यही लगता है कि वे शांतिप्रिय लोग रहे होंगे। अच्छा, खाने पीने में क्या चलता था? अनाज में गेहूं और जौ तो मुख्य थे ही। इनके अलावा मटर, तिल, सरसों, राई, खजूर, तरबूज, इन सबके भी सबूत मिले हैं। मांसाहार भी करते थे। और कपड़े? कॉटन तो यहीं से शुरू हुआ कहते हैं। हाँ, कपास उगाने वाले ये दुनिया के शायद सबसे शुरुआती लोगों में थे, तो सूती कपड़े पहनते थे। इसके सबूत हैं। लगता है सिले हुए कपड़े ही पहनते थे। फैशन वगैरह का भी शौक था। अरे बिल्कुल, स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थीं, पुरुष दाढ़ी और मूछ रखते थे। और मेकअप? हाँ, काजल, पाउडर, हाथी दांत की कंघियां मिली हैं, तांबे के आईने मिले हैं, और सबसे मजेदार बात, चनू दड़ों से लिपस्टिक जैसी चीज भी मिली है। लिपस्टिक? वाह। जी, और गहनों का तो क्या ही कहना। सोने चांदी से लेकर लाजवर्द, कार्नीलियन जैसे कीमती पत्थर, फिर तांबा, कांसा, हड्डी, शंख, पकी मिट्टी, हर चीज के गहने बनते थे। हार, कंगन, बालियां, अंगूठियां, सब कुछ। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? लगता है नाच गाना होता होगा। और पासे का खेल वो बहुत पॉपुलर लगता है, क्योंकि काफी सारे पासे मिले हैं खुदाई में। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, छोटी छोटी बैलगाड़ियां, जानवर और पक्षियों की मूर्तियां, सीटियां। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। खेती तो मुख्य आधार रही ही होगी। हाँ, निश्चित रूप से। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी काफी उपजाऊ थी, अच्छी फसलें उगाते थे। जैसा मैंने कहा, कपास तो बहुत महत्वपूर्ण थी। खेती के साथ साथ पशुपालन भी अहम था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते, हाथी, ऊंट, ये सब पालते थे। वो जो कुबड़ वाला बैल है ना, वो शायद बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी तस्वीरें मोहरों पर बहुत मिलती हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचक लगती है वो है इनका ट्रेड, व्यापार, और सिर्फ आसपास नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक। हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की एक और बहुत प्रभावशाली बात है। इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, ओमान, बहरीन और शायद मिस्र तक भी फैला हुआ था। लोथल में जो एक बड़ा सा ढांचा मिला है जिसे डॉकयार्ड माना जाता है, वो समुद्री व्यापार का एकदम साफ सबूत है। और वो मेसोपोटामिया के लेखों में मिलूहा का जिक्र आता है। वो सिंधु क्षेत्र को ही मानते हैं ना? बिल्कुल। वहां के लेखों में मिलूहा का जिक्र है, और वहां से आने वाले सामान का भी, जैसे हाथी दांत, सोना, लाजवर्द मणि, कार्नीलियन के मनके, लकड़ी, इन सब का। ओमान से तांबा मंगाने के तो पुख्ता सबूत हैं। ओमान में खास किस्म का हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत है। शायद उसमें कोई लिक्विड चीज भरकर भेजते थे और बदले में तांबा आता था। हड़प्पा साइड से ओमानी मोहरें भी मिली हैं। सोचिए, आज से 4-5 हजार साल पहले इतनी लंबी दूरी का व्यापार, ये सब सामान आता कहां से था? सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर। सोना शायद दक्षिण भारत के कोलार से या अफगानिस्तान से, चांदी ईरान या अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान की खेतरी माइन से और बलूचिस्तान और ओमान से भी। लाजवर्द मणि जैसा कीमती पत्थर अफगानिस्तान के शौर्तुगई से आता था। ट्रेड के लिए शायद नावों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। व्यापार तो था ही,
साथ में शिल्प और उद्योग भी खूब विकसित थे। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसीलिए तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति। हाँ, मोहनजोदड़ो वाली, वो लॉस्ट वैक्स तकनीक का बेहतरीन नमूना है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चन्हूदड़ो और लोथल में। कार्नीलियन, जैस्पर, सेलखड़ी जैसे पत्थरों और धातुओं से सुंदर सुंदर मनके बनाते थे। मोहरे बनाना भी एक बड़ा उद्योग था, ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट से बनती थीं। अच्छा। अब आते हैं इनकी धार्मिक मान्यताओं पर। ये बड़ी अजीब बात है कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म नहीं था। धर्म का प्रभाव दूसरी चीजों में दिखता है, जैसे वो पक्की मिट्टी की नारी मूर्तियां जो बहुत ज्यादा मिली हैं। उन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। एक मोहर पर तो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, शायद धरती माता का प्रतीक। और वो मशहूर पशुपति वाली मोहर? जी, एक मोहर है जिस पर एक योगी की मुद्रा में बैठे 3 मुंह वाले देवता हैं। सिर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा। नीचे 2 हिरण भी हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव का पुराना रूप पशुपति मानते हैं। इसके अलावा पत्थर के बने लिंग और योनि जैसे प्रतीक भी मिले हैं, जो शायद शिव और शक्ति पूजा की तरफ इशारा करते हैं। और प्रकृति पूजा भी होती थी, पेड़, जानवर। बिल्कुल, पीपल का पेड़ की पूजा के संकेत मिलते हैं। वो कुबड़ वाला बैल तो बहुत पवित्र माना ही जाता था। नाग पूजा के भी निशान हैं। कुछ ताबीज भी मिले हैं। इससे लगता है कि शायद जादू टोने या बुरी नजर से बचने में भी विश्वास रखते थे। और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे करते थे? दक्षिण दिशा में लिटाकर, साथ में मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी गहने भी रख देते थे। दूसरा था आंशिक समाधिकरण, मतलब शव को खुले में छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने खा लिया, फिर बची हड्डियों को दफना दिया। और तीसरा था दाह कर्म, शव को जलाकर राख को बर्तन में रखकर दफनाना। लोथल में वो जो एक कब्र मिली है जिसमें पुरुष और स्त्री 7 दफन है, उस पर कुछ विवाद भी है शायद। हाँ, उस पर थोड़ी बहस है कि क्या वो सती प्रथा का संकेत है या कुछ और कारण था। अब बात करते हैं तकनीक की, और उस सबसे रहस्यमयी चीज की, उनकी लिपि। धातु बनाना, शहर बसाना, पानी निकालना, ये सब तो हमने देखा। और क्या तकनीकी कमाल थे इनके पास। मापतौल की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इनके जो बाट थे, वेट्स, वो क्यूब शेप के होते थे, चर्ट नाम के पत्थर से बने। और कमाल की बात यह है कि वो एक फिक्स्ड रेशियो पर आधारित थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब बाइनरी सिस्टम जैसा। बाद में डेसिमल सिस्टम का भी इस्तेमाल दिखता है। बाइनरी सिस्टम, अच्छा। जी, सबसे छोटा बाट करीब 0.87 ग्राम का मिला है। लंबाई नापने के लिए भी स्केल मिले हैं, हाथी दांत और सीप के बने हुए। और वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति, वो भी तो तकनीक का ही उदाहरण है। बिल्कुल, वो लॉस्ट वैक्स तकनीक, जिसे सिरे पर डू कहते हैं, उसका शानदार उदाहरण है। दिखाता है कि धातु ढलाई में कितने माहिर थे। और फिर आती है वो लिपि, मोहरों पर, बर्तनों पर जो निशान मिलते हैं, क्या है ये? ये हड़प्पा सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी अपनी एक लिपि थी, देखने में चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक लगती है। मतलब उसमें चित्र बने हैं, मछली, इंसान, पेड़ और कई तरह के निशान। करीब 250 से 400 अलग-अलग चिन्ह पहचाने गए हैं अब तक। लेकिन इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका अब तक? क्या मुश्किल है? कई मुश्किलें हैं। एक तो ये कि जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी-छोटी हैं, ज्यादातर मोहरों पर। कोई लंबा लेख या जैसे रोसेटा स्टोन था मिस्र में, वैसा कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है जिससे मदद मिल सके। ये लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन कभी-कभी पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं भी मिली है। उसे बूस्ट्रोसेडॉन कहते हैं। हजारों कोशिशें हो चुकी हैं, पर आज तक कोई भी तरीका सर्वमान्य नहीं हो पाया है इसे पढ़ने का। सोचिए जरा, अगर ये पढ़ी जा सके तब तो हड़प्पा के लोग खुद अपनी कहानी बताएंगे। क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, उनका साहित्य, उनका ज्ञान, न जाने क्या क्या पता चलेगा। चिकित्सा का भी शायद कुछ ज्ञान था उन्हें। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत जैसा कुछ मिला है। कालीबंगन से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद करने के निशान हैं। शायद किसी दिमागी बीमारी के इलाज की कोशिश रही हो। सिंचाई के लिए कुएं तो थे ही,
गुजरात के धौलावीरा में बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले हैं और अफगानिस्तान के शोरतोगई में नहरों के भी अवशेष हैं। इतनी व्यवस्थित, इतनी फैली हुई, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, ये सवाल तो आता ही है मन में। और इसका जवाब सीधा नहीं है। कोई एक कारण नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं और शायद अलग अलग इलाकों में अलग अलग कारणों का ज्यादा असर रहा हो। जैसे बाढ़, ज्यादातर शहर नदियों के किनारे थे। हाँ, बाढ़ एक बड़ा कारण माना जाता है। मोहनजोदड़ो में तो लगता है कई बार बाढ़ आई और शहर को दोबारा बसाना पड़ा। नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना भी एक कारण हो सकता है, जिससे पानी की कमी हो गई, खेती बर्बाद हो गई। सरस्वती नदी के सूखने को अक्सर इससे जोड़ा जाता है। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, हो सकता है बारिश कम हो गई हो, मौसम ज्यादा सूखा हो गया हो। इससे खेती और जीवन दोनों मुश्किल हो गए होंगे। जंगलों की कटाई भी एक फैक्टर हो सकता है। ईंटें पकाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी तो चाहिए थी। इससे पर्यावरण बिगड़ा होगा। बढ़ती आबादी का दबाव भी पड़ा होगा संसाधनों पर। और वो बाहरी आक्रमण वाला सिद्धांत, आर्यों के आक्रमण का, वो थ्योरी भी दी गई थी। खासकर व्हीलर जैसे पुराने पुरातत्वविदों ने ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, और मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल भी मिले हैं जो अस्त व्यस्त हालत में थे। लेकिन इसके कोई बहुत ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं है। ज्यादातर विद्वान अब मानते हैं कि आर्यों का आना शायद सभ्यता के पतन के बाद हुआ, या अगर पहले हुआ भी तो वो पतन की प्रक्रिया में शायद एक आखिरी कड़ी रहा हो, मुख्य कारण नहीं। कुछ महामारी फैलने की भी बात होती है। हाँ, वो भी एक संभावना है। तो मतलब कोई एक चीज नहीं हुई, कई चीजें एक साथ हुई। बाढ़, सूखा, पर्यावरण बिगड़ा, शायद कुछ बाहरी दखल या विस्थापन हुआ, और धीरे धीरे ये महान शहरी सभ्यता या तो खत्म हो गई या फिर वापस छोटे गांव में बदल गई। जी, संभवतः यही हुआ होगा। एक धीमी प्रक्रिया रही होगी जिसमें कई फैक्टर्स ने अपना रोल निभाया। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी के कुछ अहम पहलू। कमाल के प्लान शहर, लाजवाब सफाई व्यवस्था, दूर दूर तक व्यापार, अनोखी कला और वो एक अनसुलझी पहेली जैसी लिपि। ये हमें सिखाती है कि आज से हजारों साल पहले भी इंसान कितने संगठित, कितने कुशल और कितने क्रिएटिव हो सकते थे। बिल्कुल, ये सभ्यता हमारे अतीत की एक शानदार खिड़की है, और जैसा हमने कहा, सबसे बड़ा रोमांच तो शायद उस लिपि के खुलने में ही छिपा है। जरा सोचिए, अगर कल हम उन चिन्हों का मतलब समझ जाए तो हड़प्पा के लोग खुद अपनी आवाज में हमसे बात कर पाएंगे। वे अपनी दुनिया, अपनी ज्ञान, अपनी खुशियों, अपनी तकलीफों के बारे में क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसका हमें आज अंदाजा तक नहीं है। ये सवाल ही है जो हमें इतिहास की गहराइयों में और झांकने के लिए उकसाता रहता है।